नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हफ्सा खान। इंसोम्निया यानी नींद ना आना या पूरी नींद ना हो पाना आज के फास्ट और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। बहुत से लोग रात को थक जाने के बाद भी सही तरह से सो नहीं पाते या फिर बार बार नींद खुल जाती है। इसका असर सिर्फ रात की नींद पर ही नहीं बल्कि उनकी दिन भर की एनर्जी, मूड और ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ता है। हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो दिखने में छोटी लगती है, लेकिन अगर टाइम पर ध्यान ना दिया जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यू का सबब बन सकती है। इंसोम्निया हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स या एल्डरली लोग। आज हमारे साथ मौजूद है स्लीप थेरेप्यूटिक्स की फाउंडर, डायरेक्टर, इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हर्षिनी एराबेली। Welcome again for joining us and thank you for being here. Thank you so much. So सबसे पहले हम इसी सवाल से आगे बढ़ेंगे कि इंसोम्निया, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक भी था, आज के ज़माने में why is it also affecting students as well as न्यू एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, 6 years के बच्चों में भी अगर हम देखें तो वो रात को सही से सो नहीं पा रहे हैं एंड ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में उठ जा रहे हैं। तो why is it becoming so common in all kind of age groups? So that's a good question. Actually इंसोम्निया जो है, नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, तो इससे भी स्लीप एपनिया का ज़्यादा रहता था, बट अभी जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके वजह से इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ जा रहे। और ये जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम है ये ऑनसेट इशू हो सकता है, मतलब बेड के ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर में, मतलब विद इन हाफ एन आवर नींद आना चाहिए, बट जो विद इन हाफ एन आवर नींद नहीं आते ना, इसको स्लीप ऑनसेट इशू बोलते हैं। और किसी लोगों में नींद आते, वो नींद को जाते, उसके बाद बार बार उठते रहते हैं और एक बार उठने के बाद उसको नींद फिर से आने के लिए प्रॉब्लम होता है। इसको स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया बोलते हैं। ये अभी बूढ़े लोगों में नहीं, इवन एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स या नहीं तो वर्किंग एडल्ट्स या बच्चों में भी आ रहे, क्योंकि स्क्रीन्स देखना ज़्यादा हो गया, या नहीं तो अल्कोहल का हैबिट जो है वो एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स में भी ज़्यादा हो गया, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बेड के ऊपर रहते हैं, वो उसका प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया, और स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। स्कूल से लेके वर्किंग एनवायरनमेंट तक एवरीबडी इज़ फेसिंग स्ट्रेस, ये स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। सो ये सभी हैबिट्स के वजह से, सनलाइट का एक्सपोजर कम है, ये सभी हैबिट्स के वजह से भी इंसोम्निया का प्रॉब्लम बढ़ जा रहा है। अब अगर हम मेन कॉजेज़ की बात करें यहाँ पे, तो इंसोम्निया आजकल अगर हम देखेंगे तो 10 में से 8 लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड कई बार हम ये देखते हैं कि जो स्क्रीन टाइमिंग हो रही है उस वजह से भी वो लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो मेन कॉजेज़ अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन टाइम और क्या क्या हो सकते हैं? तो मेन कॉजेज़ है एक स्ट्रेस, जो वर्क स्ट्रेस हो सकता है या नहीं तो पर्सनल लाइफ स्ट्रेस हो सकता है। किसी में सपोज से फैमिली में डेथ हो गया तो उसके वजह से जो सैडनेस होता है, जो स्ट्रेस होता है, उसके वजह से भी नींद नहीं आने का प्रॉब्लम रहता है। ये अगर 3 महीने से शॉर्टर है, सो लेस देन 3 months ड्यूरेशन है, तब ये एक्यूट इंसोम्निया बोलते हैं। बट ये 3 महीने से भी ज़्यादा है, फिर इसको क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं। उसका ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेस रहते हैं, प्रोफेशन में स्ट्रेस रहते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस। ये स्ट्रेस एक बड़ी चीज़ है, और इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करने का तरीका यानी तो टेक्निक्स लोगों को पता नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। सो एनी विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज जब होता है ना, उसके वजह से भी नींद नहीं आने का प्रॉब्लम होता है। और हार्मोन इम्बैलेंस जो फीमेल्स में देखते हैं, तो बहुत हार्मोन्स रहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसा। इवन मेल्स में भी बहुत हार्मोन्स रहते हैं। तो मेनली इन फीमेल्स जब भी उसका पीरियड्स का प्रॉब्लम रहते हैं, नहीं तो प्रेगनेंसी आते हैं, नहीं तो मेनोपॉज आते हैं, तब जब भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है, तब ये इंसोम्निया का प्रॉब्लम देखते हैं।
यहाँ पे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि शायद अगर हम रात में सोते नहीं हैं तो सिर्फ स्ट्रेस को ही एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे मानते हैं। एंड देन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एंग्जाइटी इश्यूज से गुजरते हैं या डिप्रेशन से गुजरते हैं। तो कैन इंसोम्निया बी अ रीज़न कि कोई डिप्रेशन में जाए बिकॉज को रात भर की जो ओवर थिंकिंग होती है एंड जो एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स होते हैं, क्या ये होता है कि इंसोम्निया को अगर हम प्रॉपर्ली ट्रीट ना करें, उसको अगर सही से पहचाने ना, तो ये और वर्सन हो सकते हैं या नहीं? या 100% वर्सन होता है, क्योंकि स्लीप इश्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैंड इन हैंड रहते हैं। राइट। सो जब भी किसी में स्लीप इश्यूज रहते हैं, जो इंसोम्निया जैसा प्रॉब्लम होता है, स्लीप डिप्राइव रहते हैं, स्लीप में डीप स्लीप में हार्मोनल बैलेंस होते हैं, उसमें है मेंटल हेल्थ हार्मोन्स भी। जब ये हार्मोनल बैलेंस नहीं होते, नहीं तो स्लीप डिप्रिवेशन होता है, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, माइंड को रेस्ट नहीं मिलता है, तब वो नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं, और उसके वजह से उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है बढ़ते रहते हैं। सेकेंड थिंग, ऑलरेडी डायग्नोस्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन रहते हैं, उसमें ऑलरेडी डिप्रेशन का सिम्टम है नींद नहीं आने का प्रॉब्लम, या नहीं तो ओवर स्लीपिंग। सो जैसे ही उसका क्लॉक बदलते जाते हैं, उसको नींद रात में नहीं आते, पूरे थॉट्स आते रहते, उसके वजह से एंग्जाइटी बढ़ता है और ये डिप्रेशन अंडरलाइंग बढ़ता है। फिर स्लीप इशू डिप्रेशन का भी सिम्टम बनता है और डिप्रेशन का एक रीज़न भी बनता है। ये हैंड इन हैंड चलते रहते हैं। अब इंसोम्निया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दिखाया जाता है या लॉन्ग टर्म पीरियड भी ये कई सारे लोगों में नज़र आता है, कैसा होता है ये? तो शॉर्ट टर्म भी होता है और लॉन्ग टर्म भी होता है। किसको एक्यूट स्ट्रेस है, मतलब डेथ इन फैमिली, या एक्यूट स्ट्रेस है, एग्जाम से, या एक्यूट स्ट्रेस है, इससे शॉर्ट टर्म होता है। किसी को 5 days 10 days स्लीप का डिस्टर्बेंस हो सकता है, या नहीं तो स्लीपलेसनेस हो सकता है, किसी में 3 months तक हो सकता है। तो इसका एक डेफिनेशन रहता है, जिसको भी एक्यूट बोलते, शॉर्ट टर्म बोलते, उसमें स्लीपलेसनेस एटलीस्ट 3 days a week इफेक्ट होते, और लेस देन 3 months जब रहता है, इसको एक्यूट इंसोम्निया बोलते, शॉर्ट टर्म। और जिसको मोर देन 3 months है और कंटिन्यूस है, इसको क्रॉनिक बोलते, तो लॉन्ग टर्म। राइट। अब यहाँ पे जो अंडरलाइंग कंडीशन होती है, क्या इंसोम्निया एक सिम्टम की तरह इस पर असर करता है या नहीं, इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ मेनी पीपल हियर आउट। ओके, तो इंसोम्निया, जिसको भी इंसोम्निया रहता है, उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस में हम देखते हैं कि पहला वो बोलते हैं कि हमें स्लीप प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहे, या नहीं तो नींद आए तो भी बीच में डिस्टर्बेंसेस है और वो क्वालिटी और फ्रेशनेस नहीं है। जब भी ये बोलते हैं ना, हम एसेस करते हैं उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका स्ट्रेस कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कंडीशंस कुछ है कि नहीं, उसका क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म या नहीं तो डायबिटीज़, ऐसे कुछ कंडीशंस है, वो कंट्रोल में है कि नहीं, ये सब कुछ देखते रहते। इसका क्या इंपॉर्टेंस है बोले तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी टेस्ट करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बोले तो, अगर किसी को अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है और पेन है, फॉर एग्जांपल नेक पेन है, वो कंट्रोल में नहीं है, वो पेन के वजह से नींद नहीं आने का प्रॉब्लम रहते हैं, और नींद नहीं आने के वजह से उसको एंग्जाइटी या डिप्रेशन में जाने का चांसेस रहते हैं। तो ये लिंक रहता है, ये लिंक को अंडरलाइंग रीज़न क्या है उसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट रहता है। किसी में इंसोम्निया जिस जेनेटिक रहता है, मतलब पेरेंट्स को है इसीलिए बच्चों का आया, तो ऐसी कंडीशंस में उसको इंसोम्निया एज सच ट्रीट किया तो अदर प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट होता है। किसी में थायराइड इश्यूज़ का प्रॉब्लम रहता है, उसके वजह से इंसोम्निया होता है, तो ये थायराइड इश्यू को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसका पूरा हिस्ट्री हमें पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि इंसोम्निया इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू जेनेटिक्स, यानी कि अगर फैमिली मेम्बर में किसी को भी इंसोम्निया है तो दैट कैन अफेक्ट द फ्यूचर चाइल्ड एज वेल। डेफिनेटली, और ये फीमेल्स में ज़्यादा रहता है। मतलब इंसोम्निया अगर मदर में है, ग्रैंड मदर में है, तो उसका फीमेल चाइल्ड को आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे अगर हम अक्यूट इंसोम्निया एंड क्रॉनिक इंसोम्निया में अगर डिफरेंस देखें तो क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एक्यूट इंसोम्निया में जनरली लेस देन 3 months रहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकेशन के साथ साथ काउंसलिंग रहता है, CBTI बोल के ट्रीटमेंट रहते हैं। क्रॉनिक इंसोम्निया है वो ईयर्स टुगेदर रहते हैं और मोर देन 3 months रहते हैं, और इसमें उसका अंडरलाइंग फैक्टर्स, मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट इसमें भी ट्रीटमेंट में CBTI बोल के, बिहेवियरल थेरेपीज बोल के, लाइफस्टाइल चेंजेस बोल के, काउंसलिंग बोल के, और मेडिकेशंस के साथ ये पूरा ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लान्स में थोड़ा चेंजेस रहते हैं।
यहाँ पे कई बार लोग ये सोचते हैं कि मानिए किसी को इंसोम्निया है एंड देन जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये गोलियों के हम यूज टू हो जाएंगे एंड ये गोलियाँ खाए बिना हमें नींद नहीं आएगी, लाइक इट विल वर्क समथिंग एज इफ वील गेट एडिक्टेड टू इट। तो क्या ये सही है कि लोग यूजुअली उसके एडिक्ट हो जाते हैं, या एक पीरियड ऑफ टाइम तक अगर वो ट्रीटमेंट फॉलो करे तो उसके बाद उन्हें उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडेंट होते हैं। तो किसी में एक तरह के पेशेंट्स रहते हैं वेर फार्मेसी को जाते हैं, उसको फार्मासिस्ट पता है, या नहीं तो उसके फैमिली में कोई डॉक्टर है, तो वो मेडिकेशन लेके आते और खाते रहते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से। राइट। तो ये एक तरह के पीपल होते हैं। उसको वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना, इंसोम्निया में फॉलोअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एवरी 2 वीक्स डिसीज़ चेंज हो सकता है। मेडिकेशन जो है वो ड्यूरेशन के हिसाब से यूज़ करना है, और उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसको कंटिन्यू करना है या नहीं तो रिड्यूस करना है या नहीं तो इंक्रीज़ करना है। तो ये पेशेंट्स को फॉलोअप एक चीज़ माइंड में रहना है, और मेडिकेशंस डेफिनेटली एडिक्टिव हो सकता है, इसीलिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेना है। पर दूसरे तरह के पेशेंट्स होते हैं जब डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको आपको इंसोम्निया है और आपको मेडिकेशंस लेना पड़ता है, वैसा जब डॉक्टर बोला है तब पेशेंट्स एंग्शियस फील हो जाते हैं। राइट। कि अगर मैं मेडिकेशंस लिया, मैं इसके ऊपर एडिक्ट हो जाती हूँ, तो एडिक्शन हो गया तो फिर मैं उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, या नहीं तो मेडिकेशंस के वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होता है। हाँ, ये भी सही है कि मेडिकेशंस के वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है और एडिक्शन भी हो सकता है, बट उसके साथ साथ जब CBTI, BT और काउंसलिंग या नहीं तो अंडरलाइंग करेक्शंस, ये सब कुछ पेयरअप होते हैं ना, मेडिकेशंस कम करने के लिए थोड़ा चांसेस रहते हैं। बट 70 ईयर ओल्ड है, ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन स्ट्रॉन्ग है, उसका लाइफस्टाइल ठीक ठाक है, न्यूट्रिशन ठीक ठाक है, फिर भी उसको इंसोम्निया है, वो पेशेंट्स में मेडिकेशंस लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर हम फैमिली की बात करें तो यूजुअली जब डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्टेन पेशेंट को इंसोम्निया की ये प्रॉब्लम है, तो फैमिली में एक्सेप्टेंस इतना जल्दी आता नहीं है। लाइक इंसोम्निया डॉक्टरेट टर्म्स में तो हम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एंड एक्यूट समझते हैं, बट देन फैमिली मेम्बर्स को वो समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है कि तुम रात भर सोचते हो, इनकी पेशेंट को ब्लेम कर देते हैं वहाँ पे। एंड उस वजह से वो जो फैमिली बर्डन भी होता है एक पेशेंट के ऊपर जिसको इंसोम्निया है, वो स्ट्रेस लेवल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सो ड्यू टू दिस समटाइम्स ऐसे सर्कमस्टेंसेज होते हैं जहाँ पे पेशेंट टेक्स अ स्टेप विच ही और शी शुडंट, तो वो आउट ऑफ डिप्रेशन ही होता है, ये ऐसा बाद में पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स है ये कहते हैं। तो यहाँ पे फैमिली का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस चीज़ में, सो दैट पेशेंट को हम ये समझा सके कि इंसोम्निया जैसी एक चीज़ भी होती है, एंड देन उसको एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट स्लीप का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा आंसर भी दिया है आपने जी, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। तो ये CBTI बोल के मैंने एक ट्रीटमेंट बोला है ना, ये थेरेपी सेशंस में होता है। मतलब अगर 8 सेशंस होता है, वीकली 1 सेशन होते हैं, और वीकली ईच सेशन 45 मिनट्स लास्ट होते हैं। जब भी इंसोम्निया का डायग्नोसिस करते हैं, खाली पेशेंट को नहीं, वैसे भी वो जैसे भी वो ये कुछ फैमिली इशू बोलते रहे, या नहीं तो पर्सनल इशू बोलते हैं, या नहीं तो स्ट्रेस के ऊपर कंप्लेंट करते रहते हैं ना, तब फैमिली काउंसलिंग को भी बुलाते हैं। तो ट्रीटमेंट पेशेंट को करते हैं, बट काउंसलिंग भी फैमिली मेम्बर्स को करते रहते हैं। और सेकेंड थिंग है, जब भी ये CBTI सेशंस को आते रहते हैं ना, तब फैमिली मेम्बर्स को कंपलसरी बुलाते जी, अगर वो पार्टनर है या नहीं तो पेरेंट है, जो भी है उसके साथ रहने वाले, और उसका केयर टेकर्स जो भी है, गार्डियंस जो भी है, उसको भी काउंसलिंग करते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एग्जिस्ट होता है, इसका रीज़न ये हो सकता है, और उसको एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली रोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। यहाँ पे मैं व्यूअर्स में जो मेरा भी ये सवाल था, जिसमें मैंने भी एक पॉइंट मेंशन की है कि कई बार हम उस पर्सन जिनको इंसोम्निया है या डिप्रेशन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कभी ये सोचते ही नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या थॉट प्रोसेस वो कर रहे हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि गलत कदम उठाने के लिए उन्हें 2 मिनट नहीं लगते, क्योंकि जो बर्डन है
ना ही कोई उनका बर्डन समझ रहा है, ना ही कोई उसे फील कर रहा है, बल्कि उल्टा सिर्फ उसी पर्सन को ब्लेम करते हैं कि तुम ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, तुम अपने आप के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये ऐसे सवाल यूजुअली या ऐसे जवाब यूजुअली पेरेंट्स या फैमिली वाले उस इंसान पे थोपते हैं जिसका बर्डन भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एंड आउट ऑफ इंसोम्निया जिसे ट्रीट कर सकते हैं, वो एंग्शियस हो जाता है, डिप्रेशन में चले आता है, या पैनिक अटैक जैसी चीज़ें अफेक्ट करती है, जो और ज़्यादा वर्सन कंडीशन हो जाता है। एंड देन अगर बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो आप लोग भी अपने बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि कभी भी अगर डॉक्टर कोई कुछ बोले आपको कि आपका बच्चा सर्टेन चीज़ से गुजर रहा है, तो ये मत सोचिए कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी का परसेप्शन होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन जब हम हेल्थ के ऊपर की कोई बात करें तो किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट करना इज़ नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन। डॉक्टर अगर कुछ आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो ऑब्वियसली ये कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है जिस पे आपको तवज्जो देना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अटेंशन देना चाहिए। एंड काउंसलिंग आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए एंड इस बंदे को उसी तरह मेंटली स्टेबल रखें एंड उस चीज़ से बाहर लेकर आएँ, प्रिवेंटिव करें, स्टेप्स मेंटेन करें, सो दैट वो उस चीज़ से बाहर हल्लू अच्छे से बाहर आ सके। अभी अगर हम इंसोम्निया का कनेक्शन देखें एक पर्सन के मेंटल हेल्थ के हिसाब से, तो हाउ इज़ इट ओवरलिंक टू हिज मेंटल हेल्थ, उस बारे में हमें बताइए। तो मेंटल हेल्थ के मतलब पैरेलल जाता है इंसोम्निया का प्रॉब्लम। तो ये जो स्ट्रेस रहता है ये ट्रिगर है, ओके उससे डिप्रेशन में जा सकते या नहीं तो एंग्जाइटी में जा सकते। और एक चीज़ होता है उसको बेड एंग्जाइटी बोलते हैं। बेड एंग्जाइटी मतलब जिसको स्लीप रिलेटेड ही एंग्जाइटी रहते हैं, मतलब पेशेंट्स को नींद नहीं आते, एक दिन नींद नहीं आते, 2 दिन नींद नहीं आते। जैसे ही ये पीरियड चलते रहते हैं ना, पेशेंट को सुबह में भी थॉट्स आते रहते हैं कि आज शाम हो गया तो मुझे नींद आती है कि नहीं, ये रात में मुझे नींद आती है कि नहीं, मैंने आज कॉफ़ी पिया, मुझे नींद आती है कि नहीं। राइट इसको बेड एंग्जाइटी बोलते हैं। तो ये बेड एंग्जाइटी धीरे धीरे सभी चीज़ों के ऊपर फैलते हैं और उसको एंग्जाइटी बोलते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना, बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक्स फॉलो होना, मेडिटेशन करना, या नहीं तो फ्री ऑफ थॉट्स कुछ हॉबीज़ प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि आपका मेंटल हेल्थ भी सेफ रहता है, स्ट्रेस रिलीफ भी होता है और स्लीप इश्यूज़ भी नहीं आने का चांसेस रहते हैं। अब इंसोम्निया के मेडिकेशंस की तो हमने बात की थी कि वो एडिक्टिव होते हैं या नहीं होते हैं, एंड कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि इंसोम्निया क्योर हो सकता है या ये हमारे साथ टेम्परेरी लाइफ लॉन्ग हमारे साथ ही रहेगा, ये भी एक क्वेश्चन होता है कॉमन। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो जनरली जीन्स जो है वो गन जैसा है जी, और लाइफस्टाइल जो रहता है वो ट्रिगर जैसा है। राइट तो आप ट्रिगर को प्रेस किया फिर ही गन फायर होता है ना। ट्रू। तो जैसे ही जीन्स जेनेटिकली इंसोम्निया प्रॉब्लम हो सकता है, बट इसको कंट्रोल में भी रख सकते हैं। कैसे, मतलब एक स्लीप हाइजीन फॉलो करके, मतलब एवरी डे आप उठते ही 10 AM के बिफोर आप 7 o'clock को उठ जाइए, 8 o'clock को उठ जाइए, कभी भी 10 AM के पहले आप हाफ एन आवर टू 45 मिनट सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सनलाइट से मेलेटोनिन बोल के एक हार्मोन रिलीज होते हैं और ये हार्मोन के वजह से आपको रात में नींद आने का चांसेस बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग एक्सरसाइज, जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं 1 आपका ओबेसिटी कंट्रोल में रहता है, 2 सेकेंड पॉइंट इज आपका हार्मोनल बैलेंस रहते हैं और आपको नींद आने का चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। जब भी मैं एक्सरसाइज के बात करती हूँ ना, ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर रात में एक्सरसाइज किया तो ज़्यादा थकावन होता है, इसके वजह से नींद अच्छे आने का चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं 8 o'clock 9 o'clock को एक्सरसाइज करती हूँ रात में। तो ये बहुत गलत बात होती है। जब भी एक्सरसाइज करते हैं ना, तब हॉर्मोन्स और केमिकल्स जो है, एड्रेनलिन जो है वो रश हो जाता है। तो ये मॉर्निंग करना है ताकि एक्सरसाइज से आप एक्टिव हो जाते, उसके बाद आप कुछ जो भी आपका डेली एक्टिविटीज़ है वो कर सकते हैं, और रात में सोने के पहले आपको रिलैक्स्ड रहना पड़ता है। तो एक्सरसाइज रात में नहीं, सुबह किया तो अच्छा है। अगर शाम को करने वाले लोग जो है उसको 7 PM के पहले करना चाहिए। तीसरा है अब आपका फूड हैबिट्स और कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, निकोटिन ये अवॉइड करने का चांसेस। सो आपका चॉइस है कौन से फूड लेते हैं, कौन से बिवरेजेस लेते हैं, ये सब कुछ आपका चॉइसेस बनता है। तो आपको अल्कोहल, निकोटिन, कॉफ़ी, सोडास ये सब कुछ शाम में अवॉइड किया
तब आपको नींद अच्छे आने का चांसेस रहता है। सो ये सभी को लाइफस्टाइल स्लीप हाइजीन और लाइफस्टाइल चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स बोलते हैं। जब भी ये लाइफस्टाइल अच्छे तरह रहता है ना, तो आपका जेनेटिक इशू है तो भी आपका ट्रिगर पुल नहीं होता है और इंसोम्निया से आप बच जा सकते हैं। अब ये जो सवाल मैं करने जा रही हूँ ये कॉम्बिनेशन है अबाउट बेड एंजाइटी एंड एज वेल एज जो अभी आपने पॉइंट मेंशन किया है हेल्दी हाइजीन स्लीप रूटीन। तो यहाँ पे कई सारे कॉर्पोरेट लेवल्स की मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं लोग काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी पर्सन्स होते हैं, यानी कि दे रियली नीड कॉफ़ी एंड बिना कॉफ़ी के वो काम नहीं कर पाते। एंड नाइट शिफ्ट के भी लोग काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रात में 2 कप कॉफ़ी 3 कप कॉफ़ी पी लिए एंड देन नेक्स्ट डे जब वो आकर रेस्ट करने जाते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ चलती है कि अरे भाई मैं तो कल रात में 3-4 कॉफ़ी एक साथ पी ली थी या पी लिया था, अभी मुझे नींद आएगी या नहीं। एंड देन दिन भर वैसे ही उनका स्केड्यूल चलता है, देन नेक्स्ट डे फिर वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं एंड देन कंप्लेन भी करते हैं कि भाई मैं तो 1 हफ्ते से सोया नहीं, मैं तो 1-2 दिन से सोया नहीं। तो ये सब जो हैबिट्स हैं यहाँ पे इनके एंग्जाइटी के साथ साथ जो कैफ़ीन इंटेक भी होता है, नॉट ओनली कॉफ़ी बट कैफ़ीन अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी होता है, जैसे कि कई सारे एनर्जी ड्रिंक्स है जो कैफ़ीन कंडक्ट करते हैं एंड वैसे ड्रिंक्स भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा वो करते हैं कंज्यूम करते हैं सो दैट दे कैन हैव पावर टू वर्क। अब ये हेल्दी हैबिट्स में कितना ज़्यादा एक रोल प्ले करता है, क्या ये कंज्यूम करना सही है या नहीं है, उस बारे में हमें बताइए। तो कॉफ़ी जो है कैफ़ीन कंटेंट, कैफ़ीन पूरा स्टिमुलेंट है, ब्रेन का स्टिमुलेंट है। सो जैसे ही ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं ना, हमें नींद नहीं आते। ये फिक्स्ड लाइन है जो एवरीवन नोज दिस, सबको ये पता है कि कॉफ़ी पिया था नींद नहीं आती। फिर भी वो कॉफ़ी पीने के लिए रेडी रहते हैं क्योंकि काम करने के लिए। अभी आपको कॉफ़ी पीना एक हैबिट है, ये एडिक्शन में बदल जाता है। जैसे ही एडिक्शन में बदल जाता है उसको डी एडिक्ट कर सकते हैं आप। कैसे? मतलब थोड़े टीज रहते हैं, ऑर्गेनिक टीज, कैमोमाइल टी, हाइबिस्कस टी, वैसी टीज रहते हैं। ये टीज में ये फ्लावर से बन जाता है, कैमोमाइल फ्लावर और हाइबिस्कस फ्लावर से बन जाता है। इसमें मेलेटोनिन इंक्रीज करने वाला एक सब्सटेंस रहता है। तो आपको जब भी कॉफ़ी पीना है उसके रिप्लेसमेंट में आप हाइबिस्कस या नहीं तो कैमोमाइल टी पी सकते हैं। जैसे ही ये नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफ़ी कम होते जाते हैं ना, आपका एडिक्शन जो है वो कम होते। और एक रिसर्च किया है कौन से रिजल्ट में आया है कि जो भी कॉफ़ी पीते हैं उसका कैफीन कंटेंट बॉडी में 12 आवर्स तक रहते हैं। तो आप रात में 12 o'clock को कॉफ़ी पिया तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक कॉफ़ी रहते, कैफीन रहते हैं आपके बॉडी में। इसीलिए ब्लैक कॉफ़ी लीवर के लिए अच्छा है, ब्लैक कॉफ़ी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है, वेट रिडक्शन करते हैं। ये कन्फ्यूजन में ज़्यादा लोग रहते हैं, राइट। ब्लैक कॉफ़ी अच्छा है इसीलिए मैं इतना ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। बट ये बैलेंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप ब्लैक कॉफ़ी पीना है या नहीं तो कॉफ़ी पीना है, जैसे ही आप उठते हैं उठने के बाद पी सकते हैं, राइट। मतलब हु इज़ वर्किंग इन द मॉर्निंग्स वो मॉर्निंग पी सकते, हु इज़ वर्किंग इन द नाइट वो शिफ्ट स्टार्टिंग में पी सकते, but not in betweens. So if you want to have coffee in between, avoid coffee and have hibiscus or chamomile tea. अब यहाँ पे एक और एक कैटेगरी ऑफ पीपल मैं मेंशन करती हूँ। कई बार हम ये डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि देर आर पीपल हु डिमांड करते हैं कि वी नीड सम एक्स्ट्रा हार्ड कॉफ़ी टू डिले द स्लीप एंड देन I personally have seen people who you literally have those cups of tea like coffee like 4 to 5 times in a day, like night shift जो कर रहे हैं वो 4 to 5 cups पी लेते हैं एंड देन नेक्स्ट डे तक भी कंप्लेंट रहती है। अगर आप यही साइकिल फॉलो करते रहोगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया है 12 आवर्स तक जो बॉडी के अंदर आपके कैफीन रहता है। सोचिए अगर आप एक कप ऑफ कॉफ़ी पीने से 12 घंटे तक की कैफीन आपके बॉडी में है तो अगर आप 5 से 6 कप या 4 से 5 कप पिएंगे तो कितना कैफीन आपकी बॉडी में है एंड क्यों आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक आपकी नींद नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि कॉफ़ी से हटके भी मैम ने ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं जो आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको उतनी ही परेशानी हो रही है काम करने में रात को तो आप अवॉइड कर सकते हैं कॉफ़ी को एंड यू कैन हैव द ऑल्टरनेटिव्स विथ यू। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है, सिर्फ वही एक रास्ता है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़ कैफीन या कॉफ़ी, यू आर गोइंग टू चूज़ समथिंग दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। बट अगर आप ऑल्टरनेटिव चूज़ करोगे तो आप अपनी हेल्थ पर भी प्रायोरिटी दे सकोगे, आपके काम को भी प्रायोरिटी दे सकोगे और अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकोगे।
अब यहाँ पे अगर हम इफ़ेक्टिव रिलैक्सिंग टिप्स के बारे में बात करें फॉर इंसोम्निया, तो वो क्या रहेंगे? तो फ्यू ब्रीथिंग टेक्निक्स रहते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैं दिन भर में ब्रेन यूज़ करके काम करने वाला काम करता हूँ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या नहीं तो लॉयर्स या नहीं तो जो भी रिसर्च करते हैं, जैसा आप कंटेंट के ऊपर रिसर्च करके बात करते हैं, तो आप दिन भर में ब्रेन यूज़ करने वाला काम ही ज़्यादा करते हैं। तो ये ऐसे प्रोफेशनल्स में क्या होता है, नाइट जब सोने के लिए जाते हैं, लाइट्स पूरा स्विच ऑफ करते हैं, वो थॉट्स आते रहते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, वो स्ट्रेस क्रिएट करने वाले हो या नहीं हो, फिर भी वो थॉट्स आते रहते। तो इसको कट डाउन करने के लिए फ्यू टेक्निक्स रहते हैं, जैसा एक बॉक्स ब्रीथिंग टेक्निक बोलते हैं। ये ब्रीथिंग टेक्निक में 10 सेकेंड्स आपको सांस लेना पड़ता है, 10 सेकेंड काउंट के ऊपर 10 सेकेंड्स होल्ड करना पड़ता है, 10 सेकेंड्स सांस को छोड़ना पड़ता है और फिर से 10 सेकेंड्स होल्ड करना पड़ता है। ये 4 to 5 टाइम्स जब आप करते हैं, आपका स्ट्रेस रिलैक्सेशन होता है, ऑक्सीजन लेवल्स इम्प्रूव होते हैं और आपको ये जो भी थॉट्स आते रहते हैं ना, उससे डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। सेकेंड एक्सरसाइज है थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज, JPMR एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, जैकबसन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। ये मोस्टली यूट्यूब में आते रहते हैं एक्सरसाइज का वीडियो। इसमें एक एक ग्रुप ऑफ मसल को टाइट करके इनहेल करते और लूज करके एक्सेल करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्ट्रेस ब्रेक डाउन करने के लिए, थॉट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, एंड वेरी मच रिलैक्सिंग एक्सरसाइज। मैनी टाइम्स जो स्ट्रेस में रहते हैं, थॉट्स में रहते हैं और नींद नहीं आते, वो कंप्लेंट से आते हैं ना, उसको मेडिकेशन के पहले ये एक्सरसाइज देते हैं और 15 डेज प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द पीपल विदाउट मेडिकेशन क्यूर होता है। इसीलिए ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिफोर स्लीप। अब सबसे आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज रिगार्डिंग इंसोम्निया एंड कौन से फूड एंड ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए एंड कौन से फूड एंड ड्रिंक्स फॉर हेल्थ इंसोम्निया को क्योर करने के लिए हेल्दी साबित होते हैं, वो हमें बताइए। ओके, सो इम्पॉर्टेंटली फूड्स जो अवॉइड करना है, क्योंकि इंसोम्निया के प्रॉब्लम में ये अवॉइडेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेकिंग। सो फर्स्ट थिंग है कॉफ़ी। सो कैफ़ीन आपको अगर स्टिमुलेंट चाहिए तो ओनली मॉर्निंग लेना है या नहीं तो वर्क के बिगिनिंग लेना है, बट एटलीस्ट 6 आवर्स बिफोर स्लीप कॉफ़ी को अवॉइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टी लास्ट इज़ 5 PM इन द इवनिंग। आफ्टर 5 PM टी पीना बहुत ही बैड हैबिट रहते हैं। ज़्यादा लोग बिरयानी के बाद टी पीते रात में, वो बहुत ही बैड हैबिट रहते हैं और उसके वजह से नींद खुल जाता है। और थर्ड वन है अल्कोहल। अल्कोहल पीने से अच्छे नींद आते हैं बोल के ज़्यादा लोग सोचते रहते हैं, बट ये मिथ है। अल्कोहल से स्लीप डिस्टर्ब होता है। जैसे ही ऑनसेट है वो ऑनसेट हो सकता है, बट जो मेंटेनेंस और क्वालिटी का डिस्टर्बेंस होता है। फोर्थ, स्मोक। ज़्यादा लोग नाइट शिफ्ट, स्पेशली नाइट शिफ्ट में जो काम करते हैं ना, काम के बाद स्मोक करके जाके सोने के लिए ट्राई करते रहते हैं। निकोटिन जो है कॉफ़ी जैसा स्टिम्युलेंट है, इसके वजह से भी नींद बिल्कुल नहीं आते। और सोडा एनीथिंग, कोको कोला या तो पेप्सी, स्प्राइट, जो भी नॉर्मल सोडा, एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं वो भी नींद खुल जाता है। ये जो भी है 4-5 आवर्स बिफोर स्लीप लेने से कुछ नहीं होता है, बट लास्ट 4 आवर्स बिफोर स्लीप में लिया तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये सभी अवॉइड करने का चीज़ें हैं। और शुगर्स भी, जो भी चॉकलेट्स खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं सोने के पहले, ये शुगर्स भी ट्रिगर करते हैं इंसोम्निया को, तो वो अवॉइड करना भी इम्पॉर्टेंट है। और जो फूड्स लेना पड़ता है इंसोम्निया अवॉइड करने के लिए, ये मैग्नीशियम रिच फूड्स रहते हैं, आयरन रिच फूड रहते हैं, विटामिन D और B12 को इम्प्रूव करने वाला फूड्स लेना पड़ता है। मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या नहीं तो आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑल मिक्स्ड ड्राई फ्रूट्स, या नहीं तो हाइबिस्कस टी, नहीं तो कैमोमाइल टी, लैवेंडर टी, ये सभी चीज़ें, बनाना और मिल्क भी, ये सभी चीज़ें स्लीप को इम्प्रूव करने वाला प्रोडक्ट्स रहते हैं। Well, thank you so much for being here, ma'am, and sharing this informative information with us. And I think ये information भी हमारे viewers के लिए काफ़ी ज़्यादा helpful साबित होगी। नींद हमारी सेहत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और इसे इग्नोर करना हमारी डेली लाइफ और हेल्थ दोनों पर असर डाल सकता है। आज के एपिसोड में डॉक्टर ने इंसोम्निया से जुड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर की हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप या आपके किसी अपने को नींद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है
तो इसे लाइटली ना लें और सही समय पर एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ हम आज के हेल्थ और हम एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़रूरी हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।